अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान हायत रहम करने वाला है। जैसा कि बच्चों हमारा चैप्टर नंबर 4 जो है वो कंप्लीट हो गया है। उनकी मैं सेपरेट वीडियो भी अपलोड कर दी हुई हैं और इसके साथ कंबाइन वीडियो भी 1-2 दिन में मैं अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उन सब वीडियोज़ को मिला के तो एक वीडियो जो है, ताकि अगर आप शॉर्ट टाइम में देखना चाहें तो फिर आप वो कंप्लीट वीडियो को वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। कहते हैं सॉलिड्स एंड फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। आपका चैप्टर का हाफ हिस्सा जो है सॉलिड्स पे और हाफ हिस्सा जो है फ्लूइड डायनामिक्स पे है। तो बच्चों सॉलिड्स के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था 9th क्लास में। सबसे पहले हमने सॉलिड्स के बारे में चीज़ पढ़ी कि सॉलिड जो होते हैं उनकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है। तो जाहिर अगर सॉलिड की शेप फिक्स है तो उसका वॉल्यूम वो जितना लेगा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी बुक सामने रखी हुई है, ये एक सॉलिड है, ठीक है। तो सॉलिड को मैं जहाँ भी रखूँगी उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, वह जगह जो है एक फिक्स ही घेरेगी, ये नहीं कि कहीं कहीं कम जगह ले रही है, कहीं ज़्यादा ले रही है। तो सॉलिड्स आपके पास वो हैं जिनकी शेप आपके पास फिक्स होती है और वॉल्यूम भी उनका फिक्स होता है, ठीक है। इसके साथ हमने पढ़ा था कि इनकी जो डेंसिटी होती है वो हाई होती है। फिर इनकी रिजिडिटी, मतलब ये सख्त होते हैं, रिजिडिटी भी इनकी हाई होती है। फिर इनके बारे में हमने पढ़ा था इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो जो होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। हमने सॉलिड गैस लिक्विड तीनों टॉपिक्स 9th क्लास में चैप्टर नंबर 6 के स्टार्ट में पढ़े थे, ठीक है। तो हमने कहा था जो हमारे पास सॉलिड्स हैं उनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्ट्रांग होती हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती हैं और इनके दरमियान जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसिस होती हैं, इनके दरमियान जो जगह होती हैं वो ना होने के बराबर होती है, मिनिमम होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनके बारे में यही चीज़ भी डिस्कस की थी कि कंप्रेसिबिलिटी इनकी जो होती है, इनको कंप्रेस किया जाए, इनकी कंप्रेसिबिलिटी लो होती है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बुक पड़ी है, इसको मैं फोर्स लगाऊंगी तो ये देखें फोर्स लगाने से पेज थोड़ा सा डाउनवर्ड आपको फील होगा कि ये मोशन कर रही है, मतलब कि लाइट कंप्रेस ही होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमने इनका ये पढ़ा कि काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूले से हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ mv²। मैस तो आपका फिक्स होता है, विलासिटी, काइनेटिक एनर्जी विलासिटी पे डिपेंड करती है। तो विलासिटी जो है, इनके पार्टिकल्स करीब करीब बहुत होते हैं, इनमें इनकी विलासिटी जो होती है वो ना होने के बराबर होती है, लो होती है इनकी विलासिटी। जब विलासिटी लो होगी तो इनका मतलब है काइनेटिक एनर्जी भी इनकी ना होने के बराबर होती है, लेकिन ना होने के बराबर होती है, ठीक है। और जो काइनेटिक एनर्जी इनमें होती है ना वो सिर्फ इस वजह से होती है कि इनके पार्टिकल्स जो मोशन करते हैं ना, जो वाइब्रेशन जो करते हैं, जो इनकी मीन पोजीशन के इर्द गिर्द जो वाइब्रेशन होती है उस वजह से इनमें थोड़ी सी जो है वो काइनेटिक एनर्जी भी होती है। तो ये सारा कुछ हम लोग सॉलिड्स में पढ़ चुके थे। अब नेक्स्ट लेवल पे है हमारे पास 5.1 वाला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स। सॉलिड्स को किन किन कैटेगरीज में जो है क्लासीफाई किया गया है। तो बेसिक हम 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फिर हम पढ़ेंगे इमार्फस या उसको कहते हैं ग्लासी सॉलिड्स, और तीसरी हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक सॉलिड्स, ठीक है। 3 हम इसकी क्लासिफिकेशन टाइप्स इसकी पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। बच्चों क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास कोई भी पार्टिकल कोई भी आपके पास पार्टिकल है जिसके एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस में से कोई भी चीज़ जो है रेगुलर पैटर्न में और रिपीटेड उसका पैटर्न हो, ठीक है। किसी भी सॉलिड के अंदर अगर आपके पास एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस ये अरेंज्ड हों एक रेगुलर पैटर्न में और जो पैटर्न है वो रिपीटेड भी हो। लेट्स सपोज आपको साइड पे ये दिखा रहा है एक सॉलिड, ठीक है। तो ये जो है आपके पास सॉलिड है, ये देखें ये वाली शेप जो है इसके बाद फ़ौरन बाद यहाँ रिपीट हो रही है, ये एक रेगुलर शेप हमें नज़र आ रही है, हर एक में देखें रेगुलर आपको एक शेप नज़र आ रही है और रिपीटेड भी है। जैसे ये शेप है वैसे ही आगे रिपीट हो गई, वैसे ही आपकी आगे रिपीट हो गई है। तो ऐसे सॉलिड्स जिसमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जो अरेंज होते हैं, जो उनकी तरतीब होती है वो रेगुलर होती है, रेगुलर के साथ रिपीटेड भी आपके पास होती है, ठीक है। तो ऐसे सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, ठीक है। एक नीचे आपको एग्जांपल दिखा रहे हैं, यहाँ देखिए तरतीब जो है पार्टिकल्स की जो अरेंज जो है वो एक पैटर्न के साथ है। ये क्यूब आपके पास 3D में इसकी 3D एक आपके पास शेप है, तो इसमें आपको नज़र आ रहा है कि बाकायदा पैटर्न बना हुआ है, मॉलिक्यूल्स जो हैं अरेंज एक तरतीब के साथ है। और इस तरह के जो सॉलिड्स को अगर तोड़ा भी जाए ना तो वो बिल्कुल मतलब एक पैटर्न के साथ टूटते हैं, ठीक है। ये नहीं कि बेतरतीब अंदाज से इनमें रैंडमली जो है वो क्रैक आ जाता है, नहीं, ये टूटेंगे भी तो एक ख़ास तरतीब के साथ ये टूटते हैं, ठीक है। अब इस टॉपिक को आपने अटैम्प्ट किस तरह से करना है, पहले क्या लिखना है बाद में क्या लिखना है, तो वो हम पॉइंट अलग-अलग डिस्कस करेंगे। पहली जो आपके पास 4 लाइन है इनमें से आप कुछ भी नहीं करेंगे, ये इन चारों का सम जो है यहाँ आपका डेफिनेशन में दे दिया हुआ है। तो सॉलिड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड की आप डेफिनेशन क्या लिखोगे, देखें जहाँ आपका लिखा हुआ है दिस मीन, इस लाइन पे आए,
यहाँ से आपने डेफिनेशन क्या लिखनी है, दी सॉलिड्स इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर के आगे आपने दो वर्ड्स और लगाने, रेगुलर एंड रिपीटेड पैटर्न इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आपने यही बताया कि वो वाले सॉलिड्स जिसमें एटम्स मॉलिक्यूल्स या आयंस जो होते हैं वो अरेंज होते हैं एक रेगुलर रिपीटेड पैटर्न में, इस तरह के सॉलिड्स को हम लोग कहते हैं कि हमारे पास कौन से सॉलिड्स हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। पहले आपने डेफिनेशन की, फिर आपने एग्जाम्पल को एक दो दे देनी है। ठीक है, जैसे इसने दी हुई है लास्ट पे उसने 3-4 दी हुई हैं, ये भी आप लोग शामिल कर सकते हो। शुगर की दी है, मिका की दी है, डायमंड की दी है। ऊपर यहाँ उसने क्या, मोस्ट सॉलिड्स लाइक मेटल्स, आपके पास मेटल्स जैसे होती हैं, सिरेमिक्स जो आपके पास होती हैं, ये सारे आपके पास क्या है, इनके क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं और ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। ठीक है, अब बच्चों देखें, अगर आपके पास एक बैलून है उसमें हवा भरी हुई है, तो उसको जब आप कंप्रेस करते हो तो आपको नज़र आता है कि उसकी शेप जो है ख़राब हो गई है, तो वो भी एक तरह का सॉलिड था। ठीक है, लेकिन आपको नज़र आया कि वाकई ही इसकी शेप ख़राब हुई है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर ये बुक है तो इसको मैं अगर इसको प्रेस कर रही हूँ, मतलब फोर्स लगा रही हूँ, तो आप लाइट से आपको लग रहा है इसमें मतलब कि जो है इसकी शेप ख़राब हो रही है। हर सॉलिड की शेप में थोड़ा सा फ़र्क आता है। जैसे फिज़िक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि फिज़िक्स में वेलोसिटी वगैरह का कॉन्सेप्ट जब डिस्कस करते हैं तो हम लोग एग्जांपल नहीं करते हैं कि अगर एक बॉल जो है आके बैट के साथ लगती है तो बॉल आपके पास क्या एक सॉलिड है, लेकिन जो ही बैट के साथ वो हिट होती है तो बॉल की शेप में लाइट सा जो है डिफरेंस आता है। वो हमें देखने में नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो लाइट सा थोड़ा सा वो कंप्रेस होती है, उसके बाद फिर वो बेंड होती है, वापस जाती है। ठीक है, तो कुछ हमें पैटर्न्स में नज़र आ जाता है, कुछ को देखने के लिए फिर हमें जो है कुछ टेक्निक्स लगानी पड़ती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो यूज़ जाती है वो एक्सरे डिफ्रैक्शन की टेक्निक है या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला जो है मेथड। इन दो मेथड से हम हर सॉलिड्स के देखते हैं कि इसमें ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इमार्फस है या पॉलीमेरिक सॉलिड है। तो नेक्स्ट ये बता रहा है, कहता है द अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स एटम्स और आयंस विद इन ऑल टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी स्टडीड यूजिंग वेरियस टेक्निक्स सच एज। देखिए बच्चों, अगर एग्जांपल लेते हैं, एक गिलास की लेते हैं, शीशे का एक गिलास होता है। अब उसकी शेप बाहर तो हमें देखने में वो नज़र आ रहा है कि जी उसकी शेप जो है एक बाकायदा है। ठीक है, वो एक तरह का सॉलिड है, अरेंज उसके पार्टिकल्स हैं, लेकिन वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, तो फिर हमें कैसे, जब हम उसका अंदरूनी जो है उसका सारा उसकी शेप का अगर मुआयना करें ना, तो फिर हमें पता चलता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है। तो उसके लिए फिर हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, कहते हैं कि वेरियस टेक्निक्स लगाई जाती हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन वाला मेथड हो गया, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वगैरह की, इन आलात से या इन टेक्निक से जो है हम लोग इनकी अरेंजमेंट के वाकई ही अरेंज है कि नहीं है, इनके पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो फिर हम ये दोनों टेक्निक्स इस्तेमाल करके तो फिर देखते हैं। ठीक है, अगला आपका मेन पॉइंट, पहला आपने डेफिनेशन लिखी, एग्जांपल लिखी, उसके बाद आपने बता देना है कि ये हम लोग किस तरह से पता चलता है हमें कि क्रिस्टलाइन है, इमार्फस है या पॉलीमेरिक है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आपका सबसे पहला अहम पॉइंट, कहते हैं एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस इन अ क्रिस्टलाइन सॉलिड आर नॉट स्टैटिक। ये ना समझे कि वो सॉलिड है तो उसके पार्टिकल्स बस रुके हुए हैं साकन हालत में, नहीं, उनके पार्टिकल्स जो हैं अपनी जब हम कोई एक टेम्परेचर देते हैं, जब ही हम क्या करते हैं इसको कुछ ना कुछ टेम्परेचर देते हैं, तो पार्टिकल्स अपनी मेन पोजीशन पे ही रह के ऊपर नीचे जो हैं क्या करते हैं, मोशन करते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स जो हैं इनके दरमियान स्पेसिस होती है लेकिन मिनिमम होती है, थोड़ी स्पेसिस होती है, तो जो ही टेम्परेचर उनको हीट मिलती है तो वो अपनी पोजीशन के इर्द गिर्द जो है वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो कहता है कि ये एटम्स मॉलिक्यूल्स आयंस होते हैं वो स्टैटिक नहीं होते हैं। इसमें एग्जांपल दे रहा है आपको, पहला पॉइंट आपका ये बनेगा उसकी प्रॉपर्टीज में। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल बताओगे, फॉर एग्जांपल ईच एटम इन अ क्रिस्टलाइन वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट विद एन एम्पलीट्यूड दैट इंक्रीजेज राइजिंग टेम्परेचर। अब देखिए, पहले आप हीट ही बहुत कम दे रहे हो, टेम्परेचर आपने लाइट सा दी है, तो ये हल्का हल्का जो है वाइब्रेशन अपनी पोजीशन पे ही रहा है, हल्की हल्की वाइब्रेशन उसकी होगी। जैसे मोबाइल पे वाइब्रेशन होती है, तो मोबाइल आपका तो नहीं मोशन कर रहा होता, बस वाइब्रेट हो रहे होते हैं। फिर आप टेम्परेचर और बढ़ा देते हो। ठीक है, टेम्परेचर नीचे से आपने और बढ़ा दिया, फिर ये थोड़ा और एम्पलीट्यूड इसका बढ़ जाएगा। एम्पलीट्यूड का मतलब है कि अपनी ये अगर ये इस मीन पोजीशन पे है तो इस मीन पोजीशन में कितना ये जो है इसकी वाइब्रेशन ऊपर नीचे वाइब्रेशन, ये डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो जो टेम्परेचर ज़्यादा दो उतनी ही उसकी वाइब्रेशन जो है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो कहते हैं जो आप टेम्परेचर ज़्यादा दोगे वाइब्रेशन ज़्यादा होगी, वाइब्रेशन से उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। ठीक है, एम्पलीट्यूड एक तरह का डिस्टेंस ही है। ठीक है,
कहते हैं विद एन एल्टीट्यूड दैट इंक्रीज विद राइजिंग टेम्परेचर। कहते हैं कि जो फिक्स्ड पॉइंट के गिर्द अपनी वाइब्रेशन को करेंगे, लेकिन इनका एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाएगा जो ही आप टेम्परेचर को क्या करोगे, राइज करोगे या इंक्रीज करोगे। ठीक है, तो एक पॉइंट आपने ये लिखा। उसके बाद इनकी जो है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो जिनको हम लोग नाम देते हैं कोहेसिव फोर्सेस का दूसरा पॉइंट उसका बनाएंगे। द कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस, इनके दरमियान जो कोहेसिव फोर्सेस हैं या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वो कहते हैं मेंटेन द स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज ऑर्डर इन स्पाइट ऑफ एटॉमिक वाइब्रेशंस। कहते हैं बेशक इनकी वाइब्रेशंस हो रही है लेकिन इनका जो पैटर्न होता है, मैं इसकी एग्जांपल आपको आसान तरीके से समझाऊं कि देखिए एक क्लासरूम है, ठीक है, क्लासरूम में बेंच जो है बड़ी तरतीब से हमने लगाए हुए हैं पूरी क्लासरूम में, और हमने बच्चों को भी इतने वेल मैनर्ड तरीके से बिठाया हुआ कि हर जो है सीट पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं और बराबर डिस्टेंस पे बैठे हुए हैं और पूरी क्लास अरेंज है। तो ये एक अगर तो आप ये अरेंजमेंट जो है 2-3 जो है सीट्स तक करते हो तो ये आपके पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड तो वो होता है जिसमें आपके पास पैटर्न जो होता है वो लॉन्ग रेंज होना चाहिए। ठीक है, स्ट्रिक्ट लॉन्ग रेंज होना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ 2-3 तक बस जी एक पैटर्न है उसके बाद नहीं। अगर आप पूरी क्लास को इस तरह से अरेंज करते हो कि हर सीट पे 2-2 बच्चे और वेल मैनर्ड तरीके से बैठे हुए हैं तो वो एक आपके पास लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। इसी तरह क्रिस्टलाइन की एग्जांपल्स है, क्रिस्टलाइन सॉलिड की एग्जांपल है कि उसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, उनकी जो मेंटेनेंस है या वो जिस शेप में जिस पैटर्न में होते हैं उनका लॉन्ग रेंज पैटर्न होता है। ये नहीं कि 2-3 मॉलिक्यूल्स अरेंज हो गए उसके बाद नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बेशक उनकी वाइब्रेशंस होती है लेकिन वो लॉन्ग रेंज उनका एक ऑर्डर होता है। कहते हैं फॉर एवरी क्रिस्टल हाउएवर देयर इज अ टेम्परेचर। अच्छा, यहाँ आपके पास ये दूसरा पॉइंट आपका खत्म हो गया। फिर तीसरा पॉइंट आप यहाँ से लिखेंगे एवरी क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हर क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक अपना जो है डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है। आप अगर एक ख़ास टेम्परेचर देते हो तब तक वो मेल्ट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप देखें लेट्स सपोज कि किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले आपने 20 जो है डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया है। ठीक है, तो 20 जब आपने टेम्परेचर दिया है जी उनकी वाइब्रेशन हुई है, फिर 20 से आपने बढ़ाया 40 कर दिया, फिर उनकी वाइब्रेशन थोड़ी ज़्यादा होगी, उनका एम्पलीट्यूड बढ़ गया। 40 से फिर आपने 60 किया और वाइब्रेशन तेज़ हुई। 60 के बाद हो सकता है 80 पे उसका जो है उस मटेरियल का टेम्परेचर है कि 80 पे उसने मेल्ट हो जाना है। तो इनका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, वहाँ तक अगर आप देते रहें तो फिर ये मेल्ट नहीं होते। लेकिन जो ही आप उस टेम्परेचर पे पहुँच जाते हैं, जैसे मैंने कहा किसी आपके पास जो है किसी सॉलिड का अगर टेम्परेचर 80 है तो आपने जो ही 81 कर दिया तो उसका मतलब फ़ौरन से उनकी शेप जो है वो ख़राब हो जाएगी। और इनकी शेप जो ख़राब होगी वो ये नहीं होगी कि एक पार्टिकल की होगी, नो, जब शेप ख़राब होगी सारा का सारा पार्टिकल एक कुछ सेकंड्स में वो जो है मेल्ट हो जाता है। ठीक है, तो कहते हैं फॉर एवरी क्रिस्टल हाउएवर देयर इज अ टेम्परेचर एट विच द वाइब्रेशंस बिकम ग्रेटर। एक इनका खास टेम्परेचर होता है जिसपे वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हो जाती है दैट दिस स्ट्रक्चर सडनली ब्रेक्स। आपके स्ट्रक्चर जो है पूरा का पूरा सडनली ब्रेक हो जाता है, सारे का सारा आपका ये ख़त्म हो जाता है। मतलब पहले ही ऑर्डर एक अरेंजमेंट में तो ये डिसऑर्डर सारा का सारा हो जाता है। तो देखिए सॉलिड है, सॉलिड ने आपको पता है लिक्विड में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरह कुछ इसकी शेप होगी। कहते हैं ब्रेक्स अप एंड दिस सॉलिड मेल्ट्स, और सॉलिड आपका सारा का सारा मेल्ट हो जाता है। तो कहते हैं दी ट्रांजिशन मतलब तब्दीली होना, कहाँ से, सॉलिड से, सॉलिड में वो ऑर्डर में थे, टू लिक्विड, लिक्विड में जब चले गए तो मतलब डिसऑर्डर हो गए, इज देयर फॉर अब्रप्ट और डिसकंटिन्यूस। तो जब फिर ये मेल्ट हो जाते हैं फिर इनकी कोई अरेंजमेंट नहीं रहती है। ठीक है, तो ये आपके पास लास्ट वाला पॉइंट, ये मैंने आपको बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं जैसे आपके पास है सेल्साइट, शुगर, मिका, डायमंड, इनकी ना एक डेफिनेट जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट होता है। उससे ज़्यादा अगर आप उनको टेम्परेचर दे देंगे तो वो मेल्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट। इसके साथ हमारे पास सेकंड वाला है इमार्फस या ग्लासी सॉलिड्स। ठीक है, तो इमार्फस का मतलब होता है नो फॉर्म। ठीक है, क्रिस्टलाइन में तो आपके पास एक एग्जैक्ट पैटर्न उसमें होता है। ठीक है, पैटर्न की रिपीटेशन होती है, लेकिन इमार्फस में कोई फिक्स शेप नहीं आपके पास होती है। ठीक है, इसके साथ जो है अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड आपके लॉन्ग रेंज होते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि क्लासरूम में अगर पूरी की पूरी क्लासरूम में हर सीट को एक पैटर्न के साथ अगर आप रखते हैं, सीट्स लगाते हैं और हर सीट पे 2-2 बच्चा बैठ रहा है तो वो एक लॉन्ग पूरी क्लास का ये पैटर्न होगा, 2-3 बच्चों का नहीं होगा। लेकिन
अगर इमारफस कहते हैं हम लोग, इमारफस का दूसरा नाम होता है ग्लासी सॉलिड्स। इसमें कोई फार्म नहीं होती है, एक सीट पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं, उससे नेक्स्ट जो है आपके पास हो सकता है 3 बच्चे बैठे हो, मतलब एक पैटर्न नहीं होता है। जैसे आपको ये देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड की उन्होंने शेप दिखाई और इमारफस सॉलिड की दिखाई है, तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि क्रिस्टलाइन में किस तरह से इनके पैटर्न जो है अरेंज्ड हैं, लेकिन यहाँ आपके पास कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है, बेतरतीब अंदाज में ये पड़े हुए हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस आपको समझ आ गई कि क्रिस्टलाइन में जो है एक इनका पैटर्न होता है, इमारफस में पैटर्न नहीं होता है। और सेकंड डिफरेंस आपको समझ आ गया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और इमारफस और ग्लासी सॉलिड जो होता है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होता है। ये बिल्कुल एक अगर ऑर्डर होगा भी ना, मतलब कि अगर पहली सीट पे जो है 3 बच्चे बैठे हैं, अगली पे भी 3 बैठे हो सकता है उससे अगली पे कोई ना बैठा हो, उससे अगली पे एक बैठा हो, ये शॉर्ट रेंज जो है ना इसमें पैटर्न होता है, इसमें लॉन्ग रेंज पैटर्न नहीं होता है, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ एक बड़े अच्छी चीज़ यहाँ लिख रहा है, पहले डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद ये जो पॉइंट मैं कह रही हूँ उसको डिस्कस करते हैं, फिर बाकी जो है इन दोनों का डिफरेंस जो है साथ ही डिस्कस कर लेंगे। कहते हैं द वर्ड इमारफस, इमारफस जो वर्ड है ना आपका, इसका मीन होता है विदाउट फार्म, मतलब कि नो फार्म, इसकी कोई एक शेप नहीं होती है, इसका मतलब स्ट्रक्चर नहीं होता है। यहाँ से आप डेफिनेशन लिखेंगे, इन इमारफस सॉलिड्स देयर इज नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल्स, मालिक्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती, वो बेतरतीब होती है, इरेगुलर होती है, लाइक दैट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, ठीक है, जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है ना उस तरह की नहीं होती है। कहते हैं लाइक दैट इन क्रिस्टलाइन, इमारफस सॉलिड में नो रेगुलर अरेंजमेंट्स होती है, अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर नहीं होती, क्रिस्टलाइन में रेगुलर होती है और इसमें रेगुलर नहीं होती है। अच्छा, जो पॉइंट मैं कह रही हूँ, कहते हैं इमारफस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड्स, कहते हैं इमारफस जो सॉलिड्स होते हैं वो लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। देखिए लिक्विड को आप जब जमा लेते हो, उसको फ्रीज कर लेते हो, तो अब जब जमाते हो तो जो पार्टिकल जहाँ होता है जब जम जाता है तो उसी तरह की शेप, मतलब देखे ना लिक्विड में पार्टिकल्स बेतरतीब अंदाज में होते हैं, ये नहीं होता है कि एक उनकी फिक्स पोजीशन नहीं होती है। लिक्विड में रैंडमली पार्टिकल्स होते हैं, कोई किधर कोई किधर कोई किधर, तो उनको जमा दो तो जो लिक्विड की शेप है वो एक तरह की इमारफस की ही शेप होती है, ठीक है ना। लिक्विड में भी कोई फॉर्म नहीं होती, तो यही बात कर रहा है कि इमारफस सॉलिड्स आर मोर लाइक लिक्विड्स, लिक्विड की तरह के होते हैं ज़्यादा, ठीक है, विद द डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर फ्रोजन। इट कहते हैं जब लिक्विड को फ्रीज कर दिया जाए तो इनका डिसऑर्डर्ड जैसे स्ट्रक्चर बन जाता है ना, वैसा ही आपका इमारफस सॉलिड्स का स्ट्रक्चर होता है। आगे एग्जाम्पल आपको दे रहा है, कहते हैं ऑर्डिनरी ग्लास जो हम शीशा यूज़ करते हैं, कहते हैं विच इज़ अ सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पे तो ये सॉलिड रहेगा, लेकिन जो ही आप क्या करोगे कि अच्छा ये जब ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे होता है, मैंने आपको पहले वाले पॉइंट पे बताया था, ग्लास हमारा जो है ना, अगर उसका इंटरनल हम लोग उसकी करेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं तो हमारे पास जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता, वो असल में इमारफस सॉलिड में आ रहा होता है। क्यों? हैज़ नो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ मालिक्यूल्स, क्योंकि इसके मालिक्यूल्स की अरेंजमेंट नहीं होती है। और अगर इसको आप हीट करते हो ना, ग्लास को, शीशे को अगर आप हीट करते हो तो ये एक पेस्ट टाइप आपके पास बन जाता है, सॉफ्ट सा एक पेस्ट बन जाता है, लेकिन इसका ना टेम्परेचर की रेंज होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टेम्परेचर होगा तो फिर मटेरियल जो है वो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका टेम्परेचर जो आपके पास इमारफस सॉलिड्स होते हैं ना 800 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाए तो वही पेस्ट जो होता है ना गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, इसकी एक ये पहचान होती है, ठीक है। हमने क्रिस्टलाइन जो पहले पढ़ा है ना, क्रिस्टलाइन में हमने कहा था कि इसमें डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट होता है कि इस मेल्टिंग पॉइंट पे जो है सेल्साइट ने जो है मेल्ट हो जाना है। फिर शुगर के लिए एक अलहदा मेल्टिंग पॉइंट है कि लेट्स सपोज को शुगर ने जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो जाना है। मिका के लिए होगा फॉर एग्जाम्पल 1200 पे मेल्ट हो जाना है। डायमंड मतलब एक स्पेसिफिक इनके टेम्परेचर्स हैं उस पर ये जो है वो क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। लेकिन एमार्फस या ग्लॉसी सॉलिड्स में ना इनके शॉर्ट या डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट्स नहीं होते, इनकी रेंज होती है। तो 100 से लेकर 200 तक करोगे तो ये फ्लाम मटेरियल जो है मेल्ट हो जाएगा। फिर 300 से लेकर 400 तक इनकी रेंज होती है, इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो कहते हैं कि आपके पास जो ऑर्डिनरी ग्लास है ना, अगर आपको इसको 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे देते हो तो ये जो आपके पास जब आप हीट करते हो पहले तो ये पेस्ट बनता है, सॉफ्ट सा पेस्ट बनता है, नरम सा। लेकिन जब आपका टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस कर देते हो तो ये गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखी हुई है, ऑन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन इनटू अ पेस्ट। जब हीट करते हो ये पेस्ट बन जाता है, पेस्ट लाइक स्टेट, मतलब पेस्ट की हालत जैसा पेस्ट नहीं आपके पास होती है
इस तरह की आप लोगों ने अक्सर दरख्तों में देखी होगी, ट्रीज में एक पेज सा निकलता है, उस तरह की इसकी मतलब शेप बन जाती है। एंड इट बिकम अ वेरी विस्कस लिक्विड, और ये बहुत गाढ़ा लिक्विड बन जाता है एट ऑलमोस्ट 800 डिग्री सेल्सियस पे। कहते हैं 10 अमार्फस सॉलिड्स आर आल्सो कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स। इसी वजह से अमार्फस सॉलिड का दूसरा नाम जो है ग्लासी सॉलिड्स है। तो अगर आपको पूछा जाए वाई अमार्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड ग्लासी सॉलिड्स, तो आपने इसकी रीजन देनी है यहाँ से लेके ऑन हीटिंग इट ग्रेजुअली सॉफ्टन्स इनटू अ पेस्ट लाइक स्टेट। और ये सारी आपने बात बता देनी, इस वजह से जो है ग्लास वाले इनको ग्लासी सॉलिड्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये 800 डिग्री सेल्सियस पे ग्लास की जो प्रॉपर्टी है ना, अमार्फस सॉलिड्स भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं इस वजह से, ठीक है। उसके बाद कहते हैं दिस टाइप ऑफ सॉलिड्स हैज़ नो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन में देखें हमने कहा था हैज़ अ डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट, और यहाँ हमने कहना है कि इनके मेल्टिंग पॉइंट डेफिनेट नहीं है, ठीक है। डेफिनेट नहीं है मतलब इनकी रेंज होती है। कहता है फॉर एग्जाम्पल आपके पास प्लास्टिक जो है, ये अमार्फस सॉलिड की एग्जाम्पल, इसके डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट नहीं है, ठीक है। ग्लास की जो है आपके पास सिलिकॉन एटसेट्रा। तो ये आपके पास अमार्फस सॉलिड की आपको समझ आ गई होगी। एक क्विक इसकी रिवीजन करते हैं। क्रिस्टलाइन और अमार्फस में फ़र्क क्या होता है? क्रिस्टलाइन में आपके पास रेगुलर पैटर्न होता है, अमार्फस में रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। क्रिस्टलाइन आपके लॉन्ग रेंज आर्डर होता है इसमें, और अमार्फस में लॉन्ग रेंज नहीं होता है, इसमें शॉर्ट रेंज आर्डर होता है। फिर उसके बाद जो है आपके पास क्रिस्टलाइन में जो है शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, मतलब स्पेसिफिक होता है कि इस इतने डिग्री सेल्सियस पे इसने मेल्ट हो जाना है। मटीरियल सब डिफरेंट इनके मेल्टिंग पॉइंट होंगे, लेकिन आपके पास जो अमार्फस है उसमें रेंज होती है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रेंज में ये चीज़ मेल्ट होगी, ठीक है। इनका शॉर्ट मेल्टिंग पॉइंट, फिक्स मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता हार्ड मटेरियल के लिए, ठीक है। तो ये कुछ आपके पास पॉइंट्स थे। उसके बाद हम पढ़ेंगे पॉलीमेरिक सॉलिड्स। देखें आपने भी पढ़ा है, क्रिस्टलाइन भी आपने पढ़ा है, और इसके साथ आपने अमार्फस भी पढ़ा है, ठीक है। क्रिस्टलाइन में आपने कहा इनकी एक शेप होती है, अमार्फस में कहा है कि इनकी शेप जो है एक नो फॉर्म, मतलब कि इतनी एक इनकी फिक्स एक शेप नहीं होती है, ठीक है। तो पॉलीमेरिक जो है इन दोनों के दरमियान में होता है, ठीक है। लेकिन पॉलीमेरिक जो है सबसे जो पहला हमने पढ़ा है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड, ज़्यादा बिहेवियर इसका जो है ना क्रिस्टलाइन से मिलता है। तो पॉलीमेरिक सॉलिड्स आर द मटेरियल्स विद अ स्ट्रक्चर, इनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज इंटरमीडिएट, ये दरमियान में होता है बिटवीन ऑर्डर एंड डिसऑर्डर। कहीं आपको तरतीब और कहीं आपको कहीं ऑर्डर और कहीं डिसऑर्डर आपको नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो ये दरमियान में होते हैं क्रिस्टलाइन के और अमार्फस के, ठीक है। कहते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज, अच्छा ये पॉलीमेरिक जो आपके पास सॉलिड्स होते हैं ना, ये तकरीबन क्रिस्टलाइन जैसा बिहेवियर शो करता है, लेकिन इसमें ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर होता भी और नहीं भी होता है, इसलिए इनको कहा जाता है पुअर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। देखें ना, पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। पॉलीमेरिक सॉलिड का एक जो है इसको दूसरे सेंस में ये भी कह सकते हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे ही हैं, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आपके पास ऐसे हैं जिसमें फिक्स शेप होती है, ठीक है, रेगुलर पैटर्न होता है। ये भी इनका पैटर्न होता है, लेकिन इनका पुअर होता है, उतना रेगुलर नहीं होता है, इसीलिए तो वो कहते हैं दे कैन बी क्लासिफाइड एज पार्शली। पार्शली होता है कि हाँ है भी और नहीं भी, मतलब दरमियान में काम है, इंटरमीडिएट काम है। और पुअरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में इनको कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमेरिक सॉलिड्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो देखें। कहता है पॉलीमर्स फॉर्म अ लार्ज ग्रुप ऑफ नेचुरल, अच्छा जो पॉलीमर्स है ना आपके पास ये नेचुरली भी आपको मिलते हैं, जैसे ट्रीज से निकलता है आपके पास जो है, ठीक है। और कुछ मैन मेड भी होते हैं, ठीक है, जो नेचुरली कुछ नेचुरली अकरिंग होते हैं और कुछ सिंथेटिक मटेरियल होते हैं, मैन मेड होते हैं आपके पास, ठीक है। कुछ इंसानों ने बनाए होते हैं। जैसे आप अगर मैं एग्जांपल आपको दूं, हाँ जी, आप शॉप पे जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो आपको पता है ना शॉपर जो होते हैं, ठीक है, पॉलीथीन के शापर जो होते हैं, तो वो आपके पास एक जो है सिंथेटिक मटेरियल की एक एग्जांपल है, ठीक है। सिंथेटिक रबर्स आपके पास नेट पे सर्च कीजिएगा किस तरह से बनती है, वो आपको सारा दिखाएंगे, ठीक है। तो कहता है कि ये आपके पास कुछ नेचुरली अकरिंग होती हैं, कुछ आपके पास सिंथेटिक मटेरियल्स जो है मैन मेड होते हैं, कुछ इंसानों ने बनाए होते हैं। कहता है प्लास्टिक्स एंड सिंथेटिक रबर्स जो है, ये प्लास्टिक भी आपके पास जो है पॉलीमर्स में आती है ना, और सिंथेटिक रबर्स ये भी आपके पास पॉलीमर्स की एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन ये जो है ये बनती किस तरह, ये पॉलीमराइजेशन के प्रोसेस से बनती हैं। पॉलीमराइजेशन में पहला क्या होता है, पॉलीमराइजेशन में ये होता है कि मोनोमर्स आपके पास 1000 से 10,000 के दरमियान में तादाद मोनोमर्स की आपने लेनी। मोनोमर किस चीज़ को बोलते हैं, कोई भी मालिक्यूल है, मतलब एक मालिक्यूल आपने स्पेसिफिक ले लिया, जैसे आपने फॉर एग्जांपल आपने कार्बन ले लिया, तो कार्बन के आपने जो है 1000 से 10,000 तक के दरमियान में लेने हैं। ये नहीं कि आप कार्बन के 2 मालिक्यूल 3 मालिक्यूल नहीं, 1000 से 10,000 के दरमियान आपने मालिक्यूल्स का लेने हैं
कितने भी ले सकते हो, मतलब कि 1100 आपने ले लिए, 1000 से ज़्यादा और 10,000 से कम आपने लेने होते हैं। तो कोई भी मालिक्यूल जिनके आप 1000 से 10,000 के दरमियान में मालिक्यूल्स लेते हो, तो फिर जब मिल के जो एक आपके पास मैस बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। ठीक है, मोनोमर्स को मिला के, मोनोमर्स को मतलब मालिक्यूल्स आप कुछ अमाउंट में मालिक्यूल्स को लेते हो, उनका केमिकल रिएक्शन करवाते हो, उसके बाद आपके पास पॉलीमर बन जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है इसको पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। ठीक है, मोनोमर्स को मिला के तो एक अच्छा मोनोमर्स आप 1000 से 10,000 के दरमियान लोगे, लेकिन जो आपके पास पॉलीमर बनेगा वो एक बनेगा। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि प्लास्टिक एंड सिंथेटिक रबर्स आर टर्म्ड एज पॉलीमर्स, इनको पॉलीमर्स कहा जाता है बिकॉज क्योंकि दे आर फॉर्म्ड, बनते हैं बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन मतलब कि केमिकली आप कंबाइंड करते हो मॉलिक्यूल्स को। तो कहते हैं कि बाय पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के जरिए इन विच रिलेटिवली सिंपल मॉलिक्यूल, कोई भी आपका सिंपल मॉलिक्यूल है, आपका हाइड्रोजन, आपका नाइट्रोजन है, कुछ भी है, सोडियम है, ठीक है, कोई आपने एक सिंपल मॉलिक्यूल लेना है, उसको केमिकली कंबाइन करना है, केमिकली तरीके से उसको जो है कंबाइन करना है। जब आपने ज़ाहिर 1000 से 10,000 के दरमियान आपने मॉलिक्यूल्स लेने हैं तो फिर एक बड़ा वो मैस बन जाएगा। ठीक है, इनटू अ मैसिव लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स, और आपने एक लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स बना लेना है, जैसे ये आपको नजर आ रहा है, वो जो कि 3 डायमेंशन में स्ट्रक्चर में होगा। तो कहते हैं दीज मटीरियल्स हैव रेदर लो स्पेसिफिक ग्रेविटी कंपेयर्ड विद इवन द लाइटेस्ट ऑफ मेटल्स एंड येट एग्जिबिट गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। कहते हैं जब आप मतलब पॉलीमराइजेशन का अमल करवाओगे ना, उसके बाद जो मटेरियल आपके पास बनेगा ना, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है वो लो होती है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कोई भी आपने मॉलिक्यूल लिया है, फॉर एग्जांपल आपने हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है, अब आपने जो है स्पेसिफिक ग्रेविटी का दूसरा नाम होता है रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव, देखिए रिलेटिव हम लोग अपनी लैंग्वेज में रिलेटिव्स किनको कहते हैं, रिश्तेदारों को, जो हमारे जानने वाले होते हैं, ठीक है, मतलब हमारी ही कॉस्ट के होते हैं। इसी तरह रिलेटिव डेंसिटी क्या है आपके पास, अगर लिक्विड है तो लिक्विड आपके पास, लिक्विड के लिए जितने भी लिक्विड्स हैं उनके लिए हम लोग रिलेटिव डेंसिटी लेते हैं वाटर को, वाटर भी तो आपके पास एक लिक्विड है ना। तो कोई भी आपने जो है मटीरियल लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपने हाइड्रोजन लिया है, तो आपने हाइड्रोजन की डेंसिटी को ऊपर रख लेना और लिक्विड में डिवाइड आपने डेंसिटी ऑफ वाटर के साथ करना है। तो जो आपके पास आंसर आएगा वो स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी होगी। तो कहते हैं इन मॉलिक्यूल्स की जो होती है ना स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी जो होती है लो होती है। क्यों लो होती है, क्योंकि इनमें गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो होती है। गुड स्ट्रेंथ टू वेट रेशो देखिएगा, अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल्स दी थी, जो हमने जो है शॉपर्स की मैंने कहा था, पॉलीथीन के जो शॉपर्स जो आपके पास होते हैं जिसमें आप सब्जियां वगैरह लेते हो, तो वो आपके पास देखिए ना उस पॉलीथीन का जो है मैस ना होने के बराबर होता है। आप उसको हाथ में उठाएगा, आपको लगता ही नहीं कि आपने कोई चीज़ उठाई हो, लेकिन वो पॉलीथीन किस अंदर स्ट्रेंथ गुड होती है कि वो 1 किलो 2 किलो 3 किलो सब्जी जो है उसके अंदर आप डाल दे तो फटता नहीं है। तो मतलब उसकी गुड स्ट्रेंथ उसमें होती है वेट के लिए, टू वेट रेशो, मतलब उसकी वेट के हिसाब से, मतलब उसमें जो आप वेट डालते हो उस हिसाब से उसकी गुड स्ट्रेंथ होती है। तो जो आप ये बनाते हो ना पॉलीमर्स बनाते हो, इनमें लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है और ये जो है गुड स्ट्रेंथ वेट रेशो जो है वो रखते हैं। तो आपको इस समझ आ गई होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कुछ बता रहा है, कहता है कि पॉलीमर कंसिस्ट, पॉलीमर जब आप बनाते हो बहुत से मोनोमर्स को मिला के, तो वो कहता है या तो वो होली मतलब सारे का सारा, या आर इन पार्ट ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, या उसके जो पार्ट्स होते हैं जब आप केमिकल उसका कॉम्बिनेशन करवाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करवा लेते हो, ठीक है, कार्बन का ऑक्सीजन के साथ करवा लेते हो, या फिर हाइड्रोजन कार्बन का हाइड्रोजन साथ करवा लेते हो, कार्बन का नाइट्रोजन के साथ, मतलब दो जब आप पार्ट्स ले लेते हो, केमिकल आपने रिएक्शन करवाना है, मतलब मोनोमर्स आपने लिए हैं, लेकिन आपने मोनोमर्स में सिर्फ कार्बन नहीं लिया, आपने कार्बन का कॉम्बिनेशन करवाना है किसके साथ, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये C5H8 जो है मेरे ख्याल में ये इसका है सिंथेटिक रबड़ का जो है आपके पास फार्मूला है, इसमें आपने कार्बन हाइड्रोजन को कंबाइन किया है। तो कहता है कि पॉलीमर जो होता है वो सारे का सारा या पार्ट्स ले सकते हो, कुछ कार्बन लिया, देखिए यहाँ हमने 5 मॉलिक्यूल्स कार्बन के और 8 हाइड्रोजन के लिए हैं। तो कहता है हाइड्रोजन नाइट्रोजन कुछ इस तरह के जो आपके पास मेटेलिक या नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स भी आप लेगा तो उसको बना सकते हो। कहता है कि इसमें आप किस तरह के आपके पास पॉलीथीन जो है, पॉलीस्टाइरीन एंड नाइलन एटसेट्रा एग्जांपल्स ऑफ पॉलीमर्स। तो यहाँ बता रहे हैं पॉलीमर्स को बनाना किस किस से है, ज़रूरी नहीं कि आपने एक मटीरियल से सारा का सारा एक मटीरियल से भी बना सकते हो, या कुछ का पार्ट्स आपने कार्बन के ले लिए, कुछ नाइट्रोजन के, या कुछ कार्बन की कुछ हाइड्रोजन, इस तरह भी बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स बता रहे हैं जैसे पॉलीथीन है, ठीक है, उसके बाद पॉलीस्टाइरीन है, नाइलन आपके पास है, ये सारी एग्जाम्पल्स आपकी पॉलीमर्स की हैं। ठीक है, कहते हैं नेचुरल रबड़ जो होती है वो
इज कंपोज्ड इन द प्योर स्टेट इंटायरली। कहता है कि आपके पास नेचुरल रबर जो बनाई जाती है ना, जो बनी होती है कुदरती तौर पे आपके पास होती है, वो आपके पास कॉम्बिनेशन होती है हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का और कार्बन का, और उससे फिर जो फार्मूला आपके पास बनता है C5H8N आपके पास बनता है। तो ये ईजी सा आपका टॉपिक था, मेन चीज़ें आपने याद रखनी, इनकी डेफिनेशंस, इनकी एग्जांपल्स, और अच्छे तरीके से इसको जो है आपने अटैम्प्ट करना है। अच्छा, ये जो आपने लास्ट वाला थर्ड वाला की, इसमें तकरीबन आपकी सारी ही चीज़ें जो है अहम है, तो आपने बस पॉइंट्स बना के तो इनको मेंशन कर देने। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।